बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे क्वेश्चन, और एक दो इमेज में इसको समझाने के लिए बस यूज करूंगी, फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर और लेंगे मंडे को। आज ज्यादा तुम लोगों पे लोड नहीं रहा। कोई क्वेरी है तो पहले अपनी क्वेरीज पूछ लो, अदरवाइज मैं रेगुलेशन स्टार्ट कर दूँ। मैम रेड ब्लड सेल एक क्वेश्चन था मैम मॉड्यूल में, अब मिल नहीं रहा। ठीक है बेटा, जब मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर। रेड ब्लड सेल इन वेरी शॉर्ट अबाउट व्हाट, बोर इफेक्ट तुम कह रहे थे ना। बोर इफेक्ट सिंपली आरबीसी की सप्लाई को, आरबीसी जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। अदरवाइज टिश्यू साइड पे ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, मतलब Hb और O2 अलग नहीं होंगे। जब Hb और O2 का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन सेल को डिफ्यूज होने के लिए या टिश्यू में जाने के लिए फ्री नहीं मिलेगी। क्लियर। इसी को बोर इफेक्ट देख रहे थे हम लोग। बोर इफेक्ट में हम डिसोसिएशन के लिए देख रहे हैं कि व्हाट आर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। क्लियर। इसकी कुछ कंडीशंस जो थी, उन कंडीशंस को आपको बस ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल केस में जैसे मैकेनिज्म चल रहा है, इसमें आपको डिसोसिएट कराना है, मतलब ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग वाला हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कर्व है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जितना पार्शियल प्रेशर हाई होगा, हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा बाइंड होगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसकी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, 100% सेचुरेटेड कभी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो 97% तक वहां पे ऑक्सीजन रहता है। अब इस इफेक्ट का लेफ्ट शिफ्ट होना बाइंडिंग को बढ़ाता है, मतलब इट प्रमोट्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, एंड राइट शिफ्ट होना, ठीक है, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को तोड़ता है, मतलब एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन को कम करेगा, और जैसे एफिनिटी कम होगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाहर आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन देन ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? आरबीसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी कैरी करता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, CO2 को भी बाइंड कर सकता है। ऑक्सीजन और CO2 में बाइंड करने के लिए उसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से कम हो गया तो हीमोग्लोबिन CO2 को बाइंड करने लगता है। बड़ा दल बदलू किस्म का है, जैसे आजकल के नेता लोग होते हैं वैसा। हाँ बेटा, उसी को बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। एक मिनट आलम, तुम्हारे वाले पे वापस आते हैं। तो ऑक्सीजन CO2 को बाइंड कर लेगा, एंड उस टाइम ऑक्सीजन, ये वही है, CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना, CO2 का कंसंट्रेशन हाई होना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक करना, वही बात है। क्लियर। तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, तो हीमोग्लोबिन जो फ्री है उसमें से 23% CO2 को वो बाइंड करके ले जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एफिनिटी नहीं रखता है। सबसे ज्यादा एफिनिटी रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, CO के लिए। और जिसका बाइंड करना, जिसके प्रेजेंस में हम लोग कोई भी ह्यूमन बीइंग नॉन इरिटेशनल डेथ की तरफ चला जाएगा, मतलब उसको ब्रीदिंग में कोई इरिटेशन नहीं फील होगा, धीरे धीरे उसकी जान जाती है। तो ये दम घुट के छटपटाना नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वहां रिलीज हो रही है, कोई सोया है, तो वो सोया सोया मर जाएगा। क्लियर। वो दम नहीं घुटेगा। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, CO2 को, दोनों को, लेकिन परसेंटेज वाइज दोनों डिफरेंस हैं। एंड आरबीसी के स्ट्रक्चर में क्या पूछना चाह रहे हो वो बताओ। आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हीमोग्लोबिन होता है अंदर, और न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसके अंदर आयरन होता है, Fe होता है, Fe ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये
फेरस स्टेट में बाइंड करता है, Fe2+। Fe3+ फेरिक होता है, उसमें नहीं बाइंड करता है। और क्या पूछना है आरबीसी में? एनहाइड्रेस? क्या एनहाइड्रेस? एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टिविटी है, एंजाइम है जो कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन CO2 और H2O को। CO2 के एंटर करते ही, और वाटर यहाँ पे प्रेजेंट ही है, वाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जहाँ पे CO2 अवेलेबल, ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे ना बने, H2CO3 का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हो, इसलिए CO2 को ट्रेवल करा के आरबीसी के अंदर ले लिया, इसका एसिड इन्वायरमेंट होगा, फिर उसको कार्बोनेट आयन में ब्रेक डाउन करना है। और इसके लिए जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे हटा देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ए एंड बी, नेम ऑफ द एंजाइम, आर दे आर सेम, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपसे पूछ लेगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही है जो कि CO2 और H2O को जोड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड कार्बोनिक एसिड को तोड़ के कार्बोनेट आयन और H+ आयन रिलीज करता है, और रिवर्स भी करता है, H+ आयन कार्बोनेट आयन को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड को तोड़ के CO2 और H2O भी रिलीज करता है। तो 4 रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, एंजाइम एक, उसके काम अनेक टाइप से, आप ध्यान में रखो। हाँ बेटा, हर एक अल्फा बीटा चेन, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, हर एक अल्फा हर एक बीटा चेन के साथ एक Fe आयरन मॉलिक्यूल होता है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करने वाले टाइम पे फेरस स्टेट में होता है, Fe2+। क्लियर? तब ऑक्सीजन बाइंड होगा, अगर ये फेरिक रहेगा, फेरिक फॉर्म रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, और इसलिए ये होता नहीं है वहां पे फेरिक फॉर्म। डिजीज कंडीशन होती है, समथिंग एबनॉर्मल लाइट टाइप से। तो Fe2+, तो 2 अल्फा 2 बीटा, ये तुम्हें बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था मैं। और हर एक अल्फा, यहाँ पे 2 आयरन मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 आयरन मॉलिक्यूल, हर एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन। तो एक एक Fe एक ऑक्सीजन, एक आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल, एंड इस तरीके से 4 ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा। एक और तुमने कोई क्वेश्चन किया था अभी, एक मिनट, एक डिटेल में तुम लोग को और दे देती हूँ थोड़ा। नंबर ऑफ hemoglobin in a red RBC is approximately 270 million, 270 million हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक आरबीसी के अंदर है। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने जाओगे तो ई आ जाएगा, एरर। ठीक है? और हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और इसमें 97% सेचुरेट हो सकते हैं। तो अभी नहीं, एमबीबीएस में ये कैलकुलेशन भी आपको करवाई जाएगी, और वहां पे इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, एनीमिया कंडीशन में किस तरीके से कितना रहेगा वो भी। 4 ही होंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। हाँ बेटा, वही बात है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व का क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज मतलब, देखो बेटा, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, यू नो ना, वी आर वार्म ब्लडेड, वी आर वार्म ब्लडेड, तो अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइक कोल्ड और वार्म वाली कंडीशन नहीं है, सिंपली आपके बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में टेम्परेचर का वेरिएशन, बहुत स्लाइट वेरिएशन जो भी होगा उससे डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फैक्टर। बेटा ये ग्राफ में मैंने इसलिए बोला था, ये ग्राफ सब लोग ड्रॉ करोगे, ये वाली स्लाइड सबको नोट्स बनानी थी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, समझो जैसे किसी चीज को हमें मेल्ट कराना होता है तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तोड़ना होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, लेकिन यू कैन रिलेट समझने के लिए। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ना है तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, इफेक्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, डिक्रीज लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये था, मोर स्टीप, स्ट्रेट, पैराबोला, नन ऑफ द अबव। पैराबोला तो क्या ही होगा, मोर स्टीप। स्ट्रेट तो नहीं होगा, टेम्परेचर कम करने पे मोर स्टीप
एंड चलो मैं इसको देख के बताती हूँ। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है क्या आंसर? मोर स्टीप है क्या? स्टीप, रुको एक मिनट अप्लाई करके देख, रुको थोड़ा सा इसको मेरे को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये है टेम्परेचर कम हो रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे हो जाए। मोर स्टीप तो मतलब और ज्यादा झुका हो। ओके ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझे याद है अभी। मैं तीनों ऑप्शंस ध्यान में रखूंगी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ग्रुप में ही बता दूंगी। और कोई क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? देखते हैं, लॉजिक देखना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा। यश, मुसैब, पृथ्वी, प्रफुल्ल, केतकी, इकरा, फरेहा, आयुष, आकाश। एनी अदर क्वेरी? तो एमसीक्यू सॉल्व हो गए, मैं ये मान लूं। वेरी गुड, अच्छे से कल का टेस्ट देना। अब फटाफट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आज रेगुलेशन। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, आप तुरंत समझोगे और तुरंत आपको याद हो जाने वाली चीजें। थोड़ा सा टफ जाता है रेगुलेशन, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, तो थोड़ा टफ है। उसकी डिटेल्स अपन मंडे को बात करेंगे, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, और एनसीईआरटी ओपन कर लो, मार्क कर लेना, क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। क्लियर? एक रेस्पिरेटरी रिदम है अपना, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, हमारी हार्ट बीट है, एवरीथिंग नॉर्मल, उन सबकी नॉर्मल वैल्यू है, तो वो फॉलो हो रही है। क्लियर? और इसका कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम ने हमें नहीं देख रखा है, मतलब हमारी विलिंगनेस पे नहीं है। नॉर्मल हम सांस लेना तेज कर सकते हैं, उसमें हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करते हैं, ब्रेन के पोर्शन को इन्वॉल्व करते हैं, हमारी इच्छा वहां जाती है एंड देन प्रोसेस होती है, वो अलग बात है। बट नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इट इज लाइक कि आप धीरे धीरे कभी सांस लेना भूल गए, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा आप सोच के नहीं सांस लेते हो, अनकॉन्शियसली आपका ब्रीदिंग चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। तो सिंपल सी चीज, उसके रेगुलेशन के लिए बढ़िया से हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। अब समझना है आपको बेटा कि रेगुलेशन किस तरीके से हो सकता है। बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहे हैं हम, बताओ रेगुलेशन कैसे हो सकता है। CO2 को काउंट करो, CO2 को कोई सेंस कर रहा हो, एंड समझना, लंग्स ऑक्सीजन को कोई सेंस कर रहा हो, चलो ये भी लिख लेते हैं, मैक्सिमम CO2 को सेंस किया जाता है। लंग्स, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। क्लियर? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मतलब इसका वॉल्यूम को ही चेक कर रहा हूं। समझना, समझ जाओगे तो फट से ये सॉल्व है। वॉल्यूम को ही चेक कर रहा है, ब्लड को कोई चेक कर रहा है। क्लियर? ये सारी चीजें चेक हो रही हैं, इसका मतलब कि हाँ, कितना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, कितना बॉडी में CO2 है। CO2 बढ़ रहा है, देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट वाला कॉन्सेप्ट याद है? माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर लिमिट में थोड़ा सा भी ज्यादा होता था, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता था। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चल रही है। क्लियर? टॉक्सिसिटी कौन शो करेगा? CO2। तो हमारा मेन कंट्रोल क्या है कि CO2 को रिलीव करो, CO2 को आउट करना है बॉडी से, नहीं तो वो टॉक्सिक बिहेवियर करने लगेगा, जगह जगह कार्बोनिक एसिड बनने लगेगी। तो सिंपल सा काम है हमारा CO2 को सेंस करना। तो ये सब सेंसरी सिस्टम कौन कर रहा होगा? ये केमिकल्स होते हैं ना बेटा, सिंपल सी बात समझो, केमिकल्स हैं। ये क्या है? केमिकल है। केमिकल को सेंस करने के लिए हो गए होंगे केमो रिसेप्टर। एकदम एक लाइन से समझो, अभी तक जितना चीज समझ में आया उसी से रिलेट। केमिकल को सिंथेसिस करने के लिए सेल होंगी, टिश्यू होगा, सेल होगा, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर बैठा दो केमो रिसेप्टर को। एक चीज समझ में आ गई, ये चेक करेंगे केमिकल कंपोजिशन को। ओके, नाउ बात करते हैं वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हो। अब भाई आपने डायफ्राम फुलाया, कहीं इतनी ज्यादा ना आप सांस भर लो कि भाई डायफ्राम का फंक्शन ही अलग हो गया, रिब्स के बाहर निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता। एवरीथिंग इज कंट्रोल, सबकी एक मैक्सिमम लिमिट है। आप कितना सांस ले सकते हो, कितना सांस छोड़ सकते हो, सारे वॉल्यूम आपने देखे हैं। तो वहां पे भी कुछ काम कर रहा होगा, क्या कर रहा है? स्ट्रेच रिसेप्टर, मतलब प्रेशर को सेंस करने वाला। स्ट्रेच को, जब वॉल बढ़ रही है, ये वॉल है जस्ट सपोज लंग्स की, वॉल नहीं बोल रही हूँ, वॉल मतलब बाउंड्री है, ये बढ़ रही है, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, भाई इसकी लिमिट है।
तो इसके सरफेस पे इसका जो हर मतलब पूरे सेल प्रेजेंट हैं उनमें क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर, कि इससे ज्यादा पल्मोनरी कैविटी को स्ट्रेच नहीं होने देना है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर वर्क करेगा, सिग्नल भेज देगा। ठीक, इसी तरीके से कुछ अदर है, ब्लड प्रेशर का रिसेप्टर भी यहाँ पे वर्क करता है, फ्लो ऑफ ब्लड कैसा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग कैसे बढ़ानी है, ब्रीदिंग काउंट कैसे बढ़ानी है, वो सब बातें करेंगे अपन मंडे को डिटेल में। आज समझते हैं कि कहाँ पे सेंटर है, क्या क्या इन्वॉल्व है, बस इतनी सी बातें करते हैं। और आई थिंक बेसिक सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेगुलेशन होगा कैसे। भाई CO2 ज्यादा हो रहा है, CO2 को बाहर निकालो, ये ब्रेन सेंस कर रहा होगा, उसको रेगुलेट करना है, मतलब CO2 बाहर निकालना है, एक्सेल की प्रोसेस बढ़ाओ। ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल दे रहे हैं कि अरे हमारी कैविटी फुल हो गई है, अब हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, एल्वेलाई के पास में नहीं हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन होने के लिए काफी गैस है, तो इतना ही आप इनहेल करो, लगातार इनहेल मत करते रह जाओ। सांस रोकना है तो ठीक है, योगा में आप कुछ देर के लिए सांस रोक सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे 5 घंटे सांस रोक लो, ऐसा कोई केस नहीं आएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करना है टू शूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यू, ताकि बॉडी की जो ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड है उसको मेंटेन किया जाए। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, डायरेक्ट है। स्पेशलाइज सेंटर, स्पेशलाइज सेंटर अपने ब्रेन में, जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे टेस्ट है, कहाँ पे इमोशंस हैं, कैसे लॉजिक चलती है, ये सारी बातें वहां करेंगे, IQ वगैरह सब कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे वहां पे। अभी हमें बात क्या करनी है कि एक यहाँ पे रिदमिक सेंटर होगा जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो होता है मेडुला रीजन में। मिल गया एक क्वेश्चन का आंसर। A specialized center present in the medulla region of the brain, क्या बोल रहे हैं इसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मार्क कर लेना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे इस पे कैसे पूछा जाता है। RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। अगेन जब भी प्राइमरली वर्ड आए तो दिमाग में हमेशा जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग सेकेंडरी, ठीक है। अनदर सेंटर आ गया सेकेंडरी वाला, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, मेडुला और पॉन्स ब्रेन स्टेम का पार्ट होते हैं, अभी इमेज दिखाएंगे, क्लियर रहेगा, समझो बस, अभी ना जो मार्क करना है वो मार्क कर लो। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके मेडुला में है, क्लियर। एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, टॉक्सिक नहीं बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये है पॉन्स में। अब ये क्या है, ये प्राइमरी कंट्रोल है, ये सेकेंडरी कंट्रोल है, मतलब समझो इसके भी कंट्रोल को ये कंट्रोल कर रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडुला का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करने वाला कौन सा सेंटर है, मतलब वो पूछ रहा है आपसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में, ठीक है। वो इसको हाई लो कर सकता है, कैन मॉडरेट, मॉडरेट मतलब इसको कंट्रोल कर रहा है द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्लियर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है, पॉन्स में। पॉन्स और मेडुला क्या बनाते हैं, ब्रेन का स्टेम पार्ट बनाते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। यहाँ क्लियर है सबको, इतनी सी बातें। क्या यहाँ पे मैंने आउटपुट आपको निकलवाया, दो सेंटर मार्क कराए मैंने, एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रीदिंग, कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में, ठीक है। प्राइमरीली का बात है तो मतलब दूसरा भी कुछ होगा। दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो मॉडरेट कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंट्रल को, ठीक है, जो ऐसा समझ लो कि बॉस का भी बॉस है, क्लियर। जैसे बॉस हुआ उसको भी कोई देख रहा है, जैसे कोई जस्ट सपोज किसी फादर ने अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे को दे दिया है, तो वो फादर उसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर वाला पार्ट हो गया एंड वो बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया। वो अपनी जगह पे बॉस है, लेकिन उसका भी एक बॉस है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्लियर, लोकेशन सभी क्लियर है। नाउ और बात करते हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, आपकी ब्रीथ को रिड्यूस भी कर सकता है एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और आपके रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्लियर। रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली घटाएगा, क्लियर, क्लियर है, ये बात समझ में आई।
न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर। अब ये न्यूरल सिग्नल फॉर दिस सेंटर को यहाँ पे मार्क कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। दिस सेंटर में ये कौन सा सेंटर है? न्यूमोटॉक्सिक टैक्सिक सेंटर है, वो टॉक्सिक नहीं, क्लियर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा था ना कि ये कैसे मॉडरेट करता है, तो हाउ इट मॉडरेट, तो एजर्शन में ये चला जाएगा, रीजन में ये आ जाएगा कि मॉडरेट करता है, दिस इज एजर्शन। कैसे हो रहा है मॉडरेट? न्यूरल सिग्नल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय द reducing the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। अब रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेंज है अपनी 12 to 16 टाइम अपन 1 मिनट में पर मिनट ब्रीथ करते हैं, 18 भी दे सकते हैं, 12 to 16 ध्यान रखना। ठीक है, 18 20 ये भी रहता है ऑप्शन में, अलग अलग बुक का अलग अलग डेटा है, बट अपन अभी अपन 16 को याद है। तो हमने क्या अभी यहाँ तक बताया बेटा? सिर्फ आपको नर्वस सिस्टम के सेंटर की बात की, ब्रेन के अंदर हम बता रहे हैं आपको कि सेंटर कहाँ है। क्या हो गया? 1 मिनट बेटा, हैंग हो गया। हाँ, अभी सेंटर की बात की, तो ये हो गया आपका सेंटर, ये है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में अभी देखो ये है स्टेम, मतलब जैसे आपका ट्री हुआ ना, ट्री के नीचे आपका स्टेम होता है, जस्ट उससे ही रिलेट करना, दिस इज ब्रेन स्टेम पोर्शन। और इस पोर्शन में आपको पॉन्स दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है। क्लियर? मेडुला में क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पॉन्स में क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर? ये प्राइमरली है, ये प्राइमरली रेगुलेट कर रहा है और इसको अप एंड डाउन रिड्यूस कर सकता है पॉन्स। क्लियर? ध्यान से देखो, ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे ही होगा स्टेम, नीचे की तरफ। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ओके, इतनी बातें क्लियर है, तो लोकेशन अपने को क्लियर हो गई। अभी अपन और बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अ केमो सेंसिटिव एरिया। केमो सेंसिटिव एरिया ध्यान रखना है, देखो बेटा, एक मिनट थोड़ा इमेज से बात कर लेते हैं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। सिंपल सी बात है, जब रेगुलेशन होगा इट मीन्स कि कोई तो सेंस करेगा, प्रोसेस को सेंस होगा। ठीक है, अपन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही देखें, स्टिमुलेशन को सेंस करना, तो इंटरनली सेंसर है, वो सेंस कर रहे हैं, वो कंट्रोलर को सिग्नल देंगे, कंट्रोलर इस सेंसरी सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगा कि क्या चीज है। और ये हो गया आपका ब्रेन वाला सेंटर। एंड देन एफेक्टर, एफेक्टर हो गई आपके जो डायफ्राम का मूवमेंट, जो रिब्स का मूवमेंट, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, ये सब मूव की, उसके फॉर्म में आपको इफेक्ट दिख रहा है। तो कंट्रोल सेंस ने, अभी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे दें तो तुम चलो, स्ट्रेस रिसेप्टर की बात की मैंने थोड़ा सा, तो स्ट्रेस रिसेप्टर को ले लो, इसने सेंस करके कंट्रोलर को सिग्नल दिया, नाउ आई एम फिल विद माय वॉल्यूम। ठीक है, स्टॉप इनहेलेशन, इनहेलेशन रुक गया, कंट्रोल सिस्टम ने मसल्स को कह दिया कि तुम रिलैक्स हो जाओ, डायफ्राम रिलैक्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि वॉल्यूम कम। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस चल रहा है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, इसी में हमें देखना है कि केमिकल सिस्टम कहाँ है, पेरिफेरल कैसा करता है, सेंट्रल कैसे करता है। तो सेंट्रल में आप देख लो, यहाँ पे ब्रेन आ गया, ब्रेन स्टेम में आपका पॉन्स और मेडुला आ जाता है, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात है, एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन अभी हम जब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में बताएंगे आपको ब्रेन पढ़ाते वक्त, तब बात करेंगे। अभी मेन अपने को बस ये याद रखना है। एफेक्टर में आप देख लो, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्रैम एंड एसेसरी मसल्स, जो आपको हमने बताई थी ना, पेक्टोरल वाली मसल्स। ठीक है, इस जो स्टर्नम के साथ अटैच थी, वो सारी मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, ये सब आपके जो हेल्प कर रहे हैं उसके ब्रीदिंग को, ठीक है, ह्यूमन के, उन सबको सिग्नल जाएगा। इफेक्ट दिखाओ, अपना इफेक्ट, सेंस, उस सेंसर उसको सेंस करेगा, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करके प्रोसेस करेगा, एंड इफेक्टर को ऑर्डर देगा कि डू दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब सेंसर में क्या हो सकता है? कैमो रिसेप्टर, पल्मोनरी रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, क्लियर, एंड अदर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो बीपी वगैरह से रिलेट होते हैं। तो अभी हमने ये वाले पॉइंट को समझने के लिए ये थोड़ा सा एक आइडिया जरूरी था। अ केमो सेंसिटिव एरिया मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट केमो रिसेप्टर। क्लियर? अब देखो ये एरिया दो जगह है, एक तो ब्रेन में है, एक तो ब्रेन में है, दूसरा इस रिसेप्टर को कहाँ रखा गया है? हार्ट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे बेटा,
हार्ट, हार्ट के थ्रू आपका ब्लड बाहर जा रहा है, क्लियर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी अभी 12th को रिवीजन करा रहे हैं, तुम लोग भी सुन लो। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन लंग्स में, लंग्स से ब्लड ट्रांसपोर्ट होके आता है हार्ट में, हार्ट से जाता है बॉडी में, एंड बॉडी से फिर जाता है हार्ट में, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड जाता है लंग्स में, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आपको यहाँ कहीं जब एरोटा इस ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसको आपने काम दे दिया कि चेक द ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन ने दे रखा है, ठीक है। समझना, समझने के लिए बता रहे हैं, फिर बात करेंगे इस पे मंडे में, बहुत स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है आज। इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, एक तो कैमो रिसेप्टरिक मतलब कैमो सेंसिटिव एरिया आपके रिदम सेंटर के पास में है, विच इज हाईली सेंसिटिव। अब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है, और ये वो वाला सेंटर है, ये कैमो रिसेप्टर कौन से हैं, जो सेंट्रल है, मतलब ये ब्रेन में प्रेजेंट है, क्लियर। और ये होता है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कंटेंट को सेंस करता है। इस पे आज बात नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल आप बस ये समझ लो कि जो ब्लड आपकी सप्लाई ऑक्सीजन या वॉट एवर ब्लड कुछ भी लेके जाता है अगर ब्रेन में, एक दिन और मैंने थोड़ा हिंट दिया था, तो वो डायरेक्ट ब्रेन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, उसको चेक करना पड़ता है, और ब्रेन, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डिसाइड करेगा कि ब्रेन के साइड क्या जाना है, ब्रेन के टिश्यू में क्या जाना है और क्या नहीं जाएगा। और इसके लिए टिश्यू सिस्टम का याद हो, न्यूरोग्लिया सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि न्यूरॉन्स तक क्या सप्लाई जानी है क्या नहीं जानी है, क्लियर। तो ये सेंस करेगी। अब बात क्या है कि ये ऑक्सीजन लेवल को नहीं सेंस करती है, ये चेक करती है CO2 को, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख दिया है, विच इज हाईली सेंसिटिविटी टू CO2, क्योंकि हमें टॉक्सिक लेवल को चेक करना है, और CO2 को भी CO2 से नहीं चेक करती है, समझना, यहीं पे गलती होती है। CO2 को CO2 के कंसंट्रेशन से चेक नहीं कर रही है, अमाउंट ऑफ H+ आयन से चेक कर रही है। अगर H+ आयन ज्यादा है ब्लड में, मतलब एसिडिक कंडीशन है, और एसिडिक कंडीशन है मतलब कार्बोनिक एसिड बन रहा था, कार्बोनेट आयन फॉर्म हुआ है बहुत ज्यादा अमाउंट में, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द CO2। और ये आपने कल देखा था प्रोसेस, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना। ये सेंट्रल केमो रिसेप्टर के बारे में यहाँ पे दिया है, अ केमो सेंसिटिव एरिया जो ब्रेन में प्रेजेंट है, कहाँ, नियर द मेडुला, क्लियर, नियर द रिदमिक सेंटर, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substance can activate these center. मैंने अभी बताया H+ आयन का कंसेंट्रेशन हाई हुआ तो एक्टिवेट हो जाएगा, कि एसिडिक कंडीशन है, हाई H+ आयन मतलब लो पीएच, इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, high H+, low pH. Increase in these substance can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process, because that is the rhythmic center, respiratory rhythmic center. तो ये मेडुला की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी रोकना होगा रोक लेना, टफ लगे तो भी बोल देना, और फिर भी चलो मैं अलाउ करती हूँ कि इस पोर्शन के क्वेश्चन गलत होंगे तो भी एक बार कंसीडर कर लूंगी, उन्हें नहीं चाहिए, एकदम टू द पॉइंट है। बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस था वो क्या है, CO2, H+ आयन को सेंस किया, CO2 को एलिमिनेट कराएगा, दैट इज द इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस, एक्सपिरेशन प्रोसेस। अभी इसको भी और देखते हैं, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वो होती है जो सप्लाई देती है आपके, यहीं पे लिख लेना कहीं, ब्रेन को सप्लाई देती है, बॉडी के अपर पार्ट में सप्लाई जाएगा ब्रेन को। एरोटिक आर्ट जो रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई दे रहे हैं। एरोटिक आर्ट बड़ी आर्टरी होती है सबसे, और ये डिवाइड होती है आपकी कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी सब यहाँ पे फिर बन नहीं, पल्मोनरी अभी छोड़ दो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो एरोटिक आर्टरी आर्क आपको ये ध्यान रखना है, जो बाकी बॉडी को सप्लाई देगी, हिपैटिक साइड में जाएगा, रीनल साइड में जाएगा, स्टमक जाएगा, जो आपने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ते वक्त देखा था कि स्टमक को सप्लाई जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगी, तो वो सब आर्टरी वाला, सब जाने वाला पोर्शन एरोटा से निकलेगा। तो ये एक बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेके निकलती है, तो इसके पास रिसेप्टर दे दिया, ये पेरीफेरल रिसेप्टर हो गया, तो यहीं पे लिख लेना पेरीफेरल, यहाँ पे लिख लेना पेरीफेरल केमोरिसेप्टर, और ये जो आपका अभी गया था केमोसेंसिटिव एरिया वाला, यहाँ पे लिख लेना सेंट्रल,
कैमोरिसेप्टर। और एक स्लाइड हम दिखाते हैं दोनों की इंफॉर्मेशन, वहां से आप कवर कर लेना, समझ देंगे, अदरवाइज एनसीईआरटी सीख करो कवर कर। तो रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ एरोटिक आर्टरी आर्क। एरोटिक आर्क मतलब जो एरोटिक आर्टरी निकलती है ना, वो इस तरीके से रहती है। कभी आपने देखा हो हार्ट का इमेज, तो ऐसे उस पे निकली हुई, इधर से वेना केवा दिखाता है, इधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर एरोटा जाती है, और इससे कैरोटिड आर्टरी एंड कोरोनरी आर्टरी खुद हार्ट को सप्लाई देते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, अभी बस नाम याद रखो। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2। ये भी फेवर किसको करती है? CO2 को, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को। अब ये CO2 को भी सेंस कर सकती है। H प्लस वो ब्लड था, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था, वो बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपका CO2, H प्लस एंड ऑक्सीजन भी सेंस हो सकता है। एंड सेंड ऑक्सीजन यहाँ लिखा नहीं है, ऑक्सीजन भी लिख लेना। send necessary signals to the rhythmic center for remedial action। remedial मतलब रेमेडी नहीं बोलते अपन कि क्या नीड है वो चीज हो, एक्शन एक्शन शुड बी टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दैट इज द remedial कंडीशन। अब देखो यहाँ पे लिखा है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्वाइट लिखा है, एकदम नहीं होगा, ये कहीं नहीं होगा, पूरी थ्योरी में कहीं ऑक्सीजन के लिए भी बात ही नहीं किया। तो ये ऐड जरूर कर लेना कि ये जो आपके पेरीफेरल रिसेप्टर हैं, कैमो रिसेप्टर, वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को भी सेंस कर सकते हैं। क्लियर? तो कंट्रोल में आपने देखा कि रेस्पिरेशन का रेट रेगुलेशन में आप कैसे फील कर सकते हो। एक तो आपको एक्साइटमेंट फील होता है, आप एक्साइटेड हो बहुत तेज सांस लोगे, आप घबराए हो, नर्वस हो, तो भी आप तेज सांस लेते हो, ठीक है। टेम्परेचर तो भी सांस बढ़ती है, फीवर है तो भी ब्रीदिंग आपकी थोड़ी सी, फील करो इन सब चीजों को, थोड़ी बढ़ती है। एक्सरसाइज कर रहे हो, बढ़ता है। फीवर और पेन एंड ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। क्लियर? ये सब आपके रेगुलेट करते हैं, इन सब, ये सब सिम्टोमेटिक हैं जिससे आपका रिदमिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क कर रही है। और इसमें क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ब्रेन से आने वाली भी नर्व्स हैं सब, वो सिग्नल को ले जाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? अभी इसको फिर से एक बार मंडे को देखेंगे। एक चीज जो आप ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो ये है सेंट्रल कैमो रिसेप्टर एंड पेरीफेरल कैमो रिसेप्टर। एनसीईआरटी में मैंने जहां नोट डाउन कराया है वो मार्क करके रखो। किसको किसको डिटेक्ट कर सकता है? पेरीफेरल ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट कर सकता है, CO2 को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अपन कैसे लिखते थे? PO2, ठीक है। हायर बुक में आपको मिलेगा PO2, P कैपिटल, ऑक्सीजन छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे जैसे MBBS में जाओगे चीजें फिर बदलेंगी। तो बस ध्यान से समझो, P का मतलब वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो H प्लस आयन PCO2 को कैसे सेंस कर रहा है? देखो ये एरो देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट CO2 को भी सेंस कर रहा है एंड वाया H प्लस आयन भी सेंस कर रहा है। H प्लस आयन बढ़ रहा है तो मतलब pH कम हो रहा है, दैट इज द एसिडिक कंडीशन, और इसको सेंस कर लिया पेरिफेरल कैमोरिसेप्टर ने। दूसरा कैमोरिसेप्टर क्या है आपका? सेंट्रल, जो ब्रेन में प्रेजेंट है आपका रिदमिक सेंटर के पास में, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ये सेंस कर रहा है, मतलब CSF। क्लियर? इसकी भी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। इसने क्या सेंस किया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन के थ्रू। क्लियर? डिटेक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है। तो दोनों केमो रिसेप्टर हैं, दोनों की लोकेशन याद रखना बेटा, एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा कि वेंटिलेशन को बढ़ाना है, इंस्पिरेशन कराना है, या एक्सलेशन कराना है। क्लियर है? कितनों को समझ में आ गया एक बार बताओ तो जरा, समझ में कितनों को आया? क्लियर है बेटा, वेरी गुड। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ बस पढ़ना है। दिमाग में ये रखोगे कि कल टेस्ट है, हुआ हुआ तो फिर हुआ ही हो जाता है, डरना नहीं हमने, ठीक है। अभी इस पे उस दिन बात करेंगे। सिंपल आप याद रखो, कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडी है, दिस वन कैरोटिड बॉडी, ठीक है। और ये आर्क आपने देखा, एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, यहाँ पे देख रहे हो आप एरोटिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ से जब ब्लड पास होगा तो ये सेंस कर लेगी, यहाँ से ब्लड ब्रेन में जा रहा है, ये सेंस कर लेगा।
रिसेप्टर्स हैं इनके पास, ये वैसी सेल हैं जो रिसेप्टर रखे हुए हैं। तो इस पे भी एक बार और मंडे को बात कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़े की ही जरूरत है। सेंट्रल कैमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कैमोरिसेप्टर। अब ये देखो, ये सीएसएफ का दिया हुआ है, मतलब ये ब्लड को भी चेक करता है, देन सीएसएफ में जाता है, देन मेडुला के पास ये कैमोरिसेप्टर, सेंट्रल कैमोरिसेप्टर आपके दिख रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, रिदमिक सेंटर के पास ही प्रेजेंट रहेंगे और ये सेंस कर लेंगे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ H+ आयन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये गलत हो जाता है, CO2 को सेंस नहीं कर रहा है, H+ आयन को सेंस कर रहा है। और वही सेम रिएक्शन यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है, सेम एंजाइम सेम रिएक्शन चल रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये चीज चल रहा है, ये आरबीसी में नहीं होता, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये रिएक्शन चल रहा है और वहां पे CO2 ही जाती है, ना कि कार्बोनिक एसिड जा रहा है। CO2 डिफ्यूज होगी अकॉर्डिंग टू गैसेस डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू सिंपल डिफ्यूजन, एंड उसको सेंस करेगा आपका सेंट्रल कैमोरिसेप्टर के, सेंट्रल कैमोरिस सेल्स सेंस करेंगे और उनके रिसेप्टर से वो सिग्नल सेंस कर लेंगे कि H+ आयन का कंसेंट्रेशन हाई है, मतलब पीएच लो हो रहा है, एंड लो पीएच इज नॉट सुटेबल, दैट इज द टॉक्सिक कंडीशन, तो एक्सलेशन को प्रमोट करते हैं। क्लियर है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया वो क्वेश्चन कवर, रेगुलेशन ये हो गया पूरा, है ना। चलो अब डिजीज वाला पोर्शन देख लेते हैं। डिजीज वाला पोर्शन एकदम टू द पॉइंट देखते हैं। सभी को पता है, एक तो कोरोना जो अभी चल रहा है वो भी इसकी अभी सबसे डिमांडिंग डिजीज में आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा जब तब अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से भी पुट होने के चांसेस हैं, एटलीस्ट एक दो तो आएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना की बात अभी नहीं करते हैं, पहले शुरू वाली क्लास में बताया था मैंने, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन URTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन LRTI, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन सब उसमें आ जाता है। तो लोअर वाला ज्यादा सीरियस है कंपेयर टू अपर, कंडक्शन वाला कम सीरियस होता है। जहां पे ब्रीदिंग सिस्टम, जहां पे सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, वो रिस्की हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए डिजीज समझना। फर्स्ट दिया हुआ है अस्थमा, बहुत कॉमन ही डिजीज है, होती है, लोग आसपास तुम्हें रिपोर्टेड होंगे कि अस्थमेटिक पेशेंट आपको दिख जाएंगे। ठीक, अस्थमा सिंपली क्या कहता है कि ब्रीदिंग की कैपेसिटी कम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। अब ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कब हो सकती है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, लिखा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। लॉजिकली सोचो कि ब्रीदिंग की कैपेसिटी, मतलब आप कितना इनहेल कर रहे हो, ये कब डिक्रीज हो, जब आपकी वो जो विंड पाइप है उसकी विड्थ कम हो जाए, डायमीटर कम हो जाए, समहाउ यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेक्शन हो जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ही रह जाए, रिलैक्स ही नहीं हो रही है, और इसका एरिया कम हो गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर से विजिंग साउंड आता है, वो जो विशल बजती है ना, सीटी जैसा बजता है, वैसा एक साउंड आता है, हेजी साउंड आता है। जैसे आप जस्ट सपोज अभी आपके पास कोई पेपर है, तो उसको, उस पेपर को अपने दो फिंगर बीच में लगा के फोल्ड करो, फोल्ड करो, और पूरा वो बाद में एक बार एक रोल बन जाएगा और ये तुम्हें हॉलो स्पेस दिखेगा, और तुम इससे एयर पास करो, ठीक है, फूको इसमें तो आराम से एयर जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में तुम क्या करो, ये डायमीटर कम कर दो, बहुत क्लोजली फोल्ड कर दो, यहीं से फोल्ड करना स्टार्ट कर दिए, और अब वो फोल्ड, पेपर के फोल्ड की वजह से बस तुम्हें कुछ पैसेज दिख रहा है, अब फूको तो तुम्हें एक विशल की तरह साउंड आएगा, ठीक है, वही है विजिंग साउंड। तो स्टेथोस्कोप से इसको नॉर्मल अच्छे वाले स्टेथोस्कोप से सुन लिया जाता है, और जब स्पेसिफिक देखना होता है कि कहाँ से होता है, तो एसोफेगस कहाँ से आ गया, ट्रैकिया की प्रॉब्लम ना, ट्रैकिया की साइज की बात कर रहे हैं, एयर एयर सिस्टम वाला, ठीक है। तो अस्थमा हो गया, वो वही कंडीशन है अस्थमा। अभी बस इमेज देखते हैं, अगले दिन बात करेंगे। ये है नॉर्मल एयरवे, ये है अस्थमेटिक एयरवे, ये है अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक। अस्थमा के पेशेंट को अटैक आता है कभी कभी, है ना, उनके पास पंप होता है,
पंप को वो यूज करते हैं, जैसे ये पंप लिखा है इनहेलर डिवाइस, ये क्या करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए मसल्स हैं, एक तो म्यूकस का सिक्रेशन भी होता है इसमें, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स नहीं हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको टाइट एंड स्मूथ मसल लिखा है ना, जैसे ही आप जो मेडिसिन है उसको लेते हो तो ये बहुत क्विक इसको रिलैक्स कर देती है। मतलब ये पैसेज फिर से ऐसा हो जाता है, ऐसा तो कतई नहीं होगा क्योंकि उनको अस्थमा है, ये कतई नहीं होगा। ऐसे और ऐसे में डिफरेंस है, ट्रांजिशन है। ये अस्थमेटिक पेशेंट है, ये अटैक के टाइम, तो अटैक वाली टाइम रिस्की होता है। अगर उनको, वही तुमने कभी मूवी में भी देखा होगा, इनहेलर अगर कोई पर्पसली उनकी डेथ को प्लान किया होगा तो वो इनहेलर वहां से गायब कर देता है ताकि उसको टाइम से इनहेलर ना मिले। जस्ट क्राइम सीन दिमाग में आया तो बता रही हूँ तुम्हें, क्लियर। तो ऐसे केस में जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, अगर तुम्हारे आसपास कोई हो, ठीक है, तो इनके इनहेलर कई मल्टीपल प्लेस पे रखे हो, घर में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, कार में भी होगा, बच्चा है तो उसके स्कूल बैग में भी होगा, एवरीवेयर नंबर ऑफ इनहेलर्स वो यूज करते हैं ताकि कभी भी ऐसा अटैक हो तो उन्हें इनहेलर ढूंढना ना पड़े। तो सिंपल पहली डिजीज क्या हो गई, अस्थमा। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे विजिंग साउंड का, और ये इसलिए है क्योंकि उसका जो विड्थ है, जो पास है, जो पाथवे है वो नैरो हो गया। सेकंड है एम्फिजिमा, ये तो आपके जो सिगरेट स्मोकर्स लोग होते हैं उनको ये डिजीज कॉज होती है। ठीक है, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक मतलब जो टाइम के साथ, बहुत टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम में हो रही है। एक्यूट मतलब तुरंत, क्लियर। क्रोनिक डिसऑर्डर तो धीरे धीरे सिगरेट पी रहे हैं, मूवी वगैरह पहले हॉल में देखने जाते थे तो स्टार्टिंग में ऐड आता था, याद है, कैंसर का, बहुत ही एकदम बढ़िया वाला, देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, या कभी देखा हो लंग्स का ऐसे एड वगैरह देखा हो तो उसमें प्रॉपर लंग्स को सिंक करके एकदम ब्लैक कलर का लिक्विड निकालते हुए दिखाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे आपके सरफेस एल्विलर की वॉल पे, जहाँ पे जो कि प्राइमरी साइट है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वहां पे एकुमुलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ वही 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 बेटा, स्मोकिंग एड जो आता है, तो उसमें आप दोनों लंग्स में इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रहे हो, और ये वन साइडेड है, इसका कोई क्योर नहीं है। अगर आपने एल्वोलाई खत्म कर रहे हो लंग्स के, किसी ने, जो भी स्मोकर्स हैं, आपने का मतलब तुम्हारी बात नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो स्मोक कर रहा है वो धीरे धीरे अपने एल्वोलाई की मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां डिपोजिशन होगा, वहां पे कोलतार का डिपोजिशन हो जाएगा, एक तरीके से ब्लैक मटेरियल, तार टाइप का। तो उन सब के डिपोजिशन से उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस धीरे 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 कम होता जाता है, दैट इज द एम्फिजेम, in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased। respiratory surface तो याद रखना ये उस पोर्शन में होगा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा, that is not related to conduction of gases। one of the major cause of this is cigarette smoke। बस इतनी बात करते हैं अभी इसकी यहाँ पे। तो एम्फिजेमा, यहाँ पे देखो आपको डैमेज्ड एल्वेलाई दिख रही है पूरा बढ़िया से, इसको थोड़ा काले कलर में दिखाएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये नॉर्मल है, ये डैमेज होती जा रही है, डैमेज हो रही है मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है। भगवान ने इतनी सारी एल्वेलाई दी है तो इसको टाइम लग रहा है, लेकिन कोई सालों साल लगा पड़ा है दिन में 12-12 15-15 सिगरेट पीने में, तो फिर वो एट द एंड इसके लिए रेडी हो जाए, अच्छा सा लंग्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली आपके आसपास कोई कर रहा है स्मोक तो उसको, वैसे सबको सब कुछ पता होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ नीचे लिखा होगा और फिर भी सिगरेट बिकती है, तो इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये अंदर से ही होना चाहिए। दे श्रिंक वाइल डैमेज, श्रिंक हो रही है का मतलब ये है कि उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, ठीक है, साइज कम होता जा रहा है, यही अब आपको दिखाता है हॉल में। हेल्दी ह्यूमन लंग, एम्फिजेमा लंग, तो इतना तो डैमेज हो रखा है तो इसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली लो हो। लंग्स विथ सीओपीडी मतलब कंबाइन, एक पूरा जो सेट है ना सारा पल्मोनरी डिजीज का। एक मिनट बेटा, बैटरी लो हो रही है, थोड़ा चार्जर लगा। ठीक है, कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें फंक्शन स्लो हो, उसमें आ जाता है आपका, अभी कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्टिव से आएगा तो उसमें आपका ब्रोंकाइटिस आ जाता है,
आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ, और इन्फ्लेमेशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि उसके एयर प्रोसेस में म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है। और जैसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहावत सुनी है तुम लोगों ने, उसी तरीके से क्या हो गया कि बंदे को अस्थमा भी है, बंदे को अस्थमा भी है और बंदा सिगरेट भी पिए, क्लियर। तो वो सब क्या है, कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो जाती है, एक डिजीज नहीं है, उसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें आ रही हैं। तो एम्फिजिमा भी है, ब्रोंकाइटिस भी है, इन्फ्लेमेशन भी है उसके ब्रोंकियल पैसेज में, एंड एम्फिजिमा भी है, एल्वोलाई भी डैमेज हो रही है। तो इसमें दो सिम्टम्स आपको दिखेगा और इसमें अस्थमा भी आ जाता है। तो दैट इज लाइक सोने पे सुहागा। ठीक, लंग्स ऑन सीओपीडी पढ़ना एक एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे अपन फिर से एक बार मंडे को चर्चा कर लेंगे, आज ज्यादा नहीं करते हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उस दिन भी हिंट दिया था, जैसे कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि उससे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज हो रहा है। कहाँ कहाँ हो सकता है, एग्जाम्पल पे ही देख लेते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जो आपने घर में टाइल्स लगा रखे हैं, जो आपने घर में सुंदर सुंदर पत्थर लगा रखे हैं, जो वहां पे मजदूर इनको घिस के इनके स्मूथनिंग, जो आपको बड़ा अच्छा डिजाइन दिख रहा है ना, स्लिपरी स्लिपरी सा, इसको बनाना पड़ता है। तो अब इनके पार्टिकल्स उठते हैं, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, उन सब जगह पे डस्ट पार्टिकल होंगे इन्हीं के, तो वो उनके एयर एयर पैसेज में ट्रांसफर करते हैं एंड उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, मतलब कोई भी मेटेलिक इंडस्ट्री आप देख लो, वहां पे भी ये प्रॉब्लम होती है। दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली को cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation, और ये भी कैसा हुआ, क्रोनिक होता है, लंबे टाइम तक आप वहां पे काम करते रहे। जैसे हम लोगों की गांव साइड में एक ग्रुप है जो स्टील फैक्ट्री में वर्क करता है, और ये सब कुवैत वैत साइड चले जाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही फैक्ट्री में ये रॉड वॉड बनाना और इन सब चीजों में ये लोग काम करते हैं। तो एक जनरल है कि वहां 40 एज से ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, इनकी इनका लंग्स ही नहीं बचता है। तो मैंने भी ये पैटर्न देखा था, तब भी मैंने इसको बताया भी था, चाचा जी भी मेरे बता रहे थे, तो हम लोग बात किए थे उस पर। कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस क्या हो गया, फाइबर का फॉर्म होना, ठीक है, प्रोलिफरेशन, फाइब्रस टिश्यू बनना, और उसी सबसे क्या होता है, कैंसर स्टार्ट हो जाता है, ये ट्यूमर बन जाएंगे, फाइब्रॉइड्स बनेंगे, देन ट्यूमर होगा, देन कैंसर स्टेज आ जाएगा, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क, थोड़ा बहुत उनको जो प्रेशर कहते हैं ना, प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उसमें मास्क वगैरह होनी चाहिए उनके लिए, जनरली लोग नोट डाउन नहीं करते। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, इन पे भी बाद में बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल, ठीक है, किस चीज का डिपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, एंथ्रासिस, एंथ्रेक्स डिजीज में भी आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज है। लंग कैंसर, एलर्जी है, क्लियर, कुछ चीज इनहेल करके, जैसे अस्थमेटिक लोगों को भी अटैक आता है, कभी उनको बंद कमरे में अजीब सा लगने लगता है, कभी उनको किसी परफ्यूम से अटैक लगता है, तो दे फील किस चीज से हो रहा है उनको, अलग अलग पर्सन का अलग है, ठीक है। प्लूरल मेसोथेलिoma इज लियोमा वर्ड आए, मतलब दैट इज रिलेटेड टू समथिंग कैंसर, उसी सब का है, ठीक है। फाइबर का फॉर्म होना, फाइबर डिपोजिशन, धीरे धीरे फाइबर जा रहा है और फाइबर अंदर डिपोजिट होने लगा, तो अब बेटा डिफ्यूजन के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है, क्लियर। तो हेल्दी लंग और डैमेज, अब ये नहीं सोचना कि उसका एक लंग्स हेल्दी है एक है, अरे बेटा यहीं से तो एयर जा रही है, दोनों में जा रही है ना, ये तो कंपैरेटिव इमेज बनाया गया। चलो क्लियर है, यहाँ से कोई क्वेरी किसी को। और अभी भी मैं आज सिर्फ तुम पे फोकस हूँ, पूरा 11th वेलकम है, मतलब 12th में चले गए हो वैसे तो 12th वेलकम है, सुपर 12th को आज एंटरटेन नहीं करेंगे, बस 4:07 पे उनका क्लास भी एंड किया है, थोड़ा उनका सर्कुलेटरी सिस्टम ले रहे थे, इम्पोर्टेंट रीजन। तुम्हें कोई क्वेरी है तो तुम रात तक कर सकते हो आराम से, बस पेपर मिलने के पहले तक क्वेरी वेलकम है, पेपर मिलने के बाद नहीं। चलो वेरी गुड बेटा, अब जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं सभी लोग, ठीक है,
एलम, आकाश, फरेहा, आयुष, केतकी, इकरा, पृथ्वी, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो मार्क किए होंगे। ठीक है, उसको मार्क किए हुए हैं, उसको आप फटाफट आधे एक घंटे बैठ के पहले बायोलॉजी ही निपटा देना, उसके बाद कुछ और पढ़ने बैठ। चलो बाय। मैच द कॉलम, ये सब चीजें याद रखना। वॉल्यूम, कैपेसिटी, मैच द कॉलम कैसे बन सकता है, कौन किधर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट कितना है, एक्सचेंज पार्ट कितना है, ये सब पूरा एक पूरी इमेज क्लियर होनी चाहिए चैप्टर की। चलो बाय बेटा, कोई भी डाउट हो तो सेंड करना एलम, मैं वो थोड़ा उसको देख के तुम्हें बताती हूँ। ओके बेटा। फरिया, तुम कल ली थी मॉड्यूल, हाँ उसको करो कंप्लीट, 3-4 पेज उसमें रह गए, वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ थोड़ी देर में, अब जा रही हूँ वही करती हूँ। चलो बाय बच्चा, बाय।